यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम एवं फिजिक्स से रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। इससे पूर्व के लेक्चर में एटॉमिक फिजिक्स पार्ट 1 पे एंड पार्ट 2 पे हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू को वहाँ पे डिस्कस किया था। अब हम यूकेपीएससी लेक्चरर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बोर एटॉमिक मॉडल आता है इसमें एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये काफ़ी एक डिटेल में एक एटॉमिक मॉडल है और इसको हम पार्ट्स में यहाँ पर करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन जरूर बनेगा आगामी लेक्चरर एग्जाम में। और देखिएगा इसमें ये लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम कि इसके एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और साथ ही में जो रेडियस हम निकालते हैं nth ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा हो हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे, और वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट्स में हाइड्रोजन लाइक एटम यानी कि हाइड्रोजन के लिए भी हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, हीलियम 1 पॉजिटिव यानी कि सिंगली आयनाइज्ड हीलियम के लिए हम डिस्कस करेंगे, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी हम डिस्कस करेंगे और रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक जरूर देखें। तो आइए सर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आप ऊपर देखिएगा जो हमने लिखा है ये कब का है, वह न्यूक्लियर मोशन नेग्लेक्टेड यानी कि इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए हम बात कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की। या हम बात कहें कि जो न्यूक्लियर मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हम इसमें दो तरीके से बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ते हैं। जनरली 12th लेवल पे हम क्या पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियर मास होता है वो इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास लिया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर मास वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। बट ध्यान दीजिएगा, अगर हम न्यूक्लियर के मोशन को भी इंक्लूड करें यानी कि न्यूक्लियर मूव कर रहे हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस हो फाइनाइट मास का अगर न्यूक्लियस हो, ठीक है, यानी कि उसका मास बहुत ज़्यादा नहीं है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उस समय रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट आता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, ध्यान दीजिएगा, वह न्यूक्लियर मोशन नेग्लेक्टेड यानी कि इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए हम अभी लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, बाद में क्योंकि जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास और फाइनाइट न्यूक्लियर मास, उसमें चेंज आ जाता है, एनर्जी इन nth ऑर्बिट में चेंज आ जाता है। तो फिलहाल किसकी बात हो रही है साहब, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास की। तो थोड़ा सा देख लीजिए सर, इलेक्ट्रॉन क्या कहा था, बोहर एटॉमिक मॉडल आप सब लोग जानते हैं, शॉर्ट में इसको कर रहे हैं। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज अलाउड और परमिसिबल ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट या h/2π। यानी कि जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉसिबल ऑर्बिट में घूम सकता है, रिवॉल्व कर सकता है सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने केवल क्लासिकल थ्योरी लगाई थी रदरफोर्ड ने। बोहर ने यहाँ पे क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम थ्योरी लगाई। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट्स में नहीं घूमेगा, ये केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा साहब जहां पर या जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो h/2π का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। यानी कि जिन ऑर्बिट्स के सर लिए सर L इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम L, जिसको हम MVR कहते हैं, ये या तो NH कट के इक्वल हो जाए, n टाइम्स ऑफ h कट, या MVR किसके बजाय पर हो, NH/2π। ठीक है, अब इसको कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछ लेता है सर, ये V है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने लिखा है V इक्वल टू R ओमेगा। जो V है यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होती है, रेखी वेग, और R रेडियस है किसी सर्कुलर ऑर्बिट की, और ओमेगा होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हम ये रिलेशन हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, V इक्वल टू R ओमेगा। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम इसको देखें तो V की जगह पर हमने क्या रख दें, R ओमेगा MVR में, तो M इंटू आर ओमेगा इंटू आर, ये क्या बन जाएगा सर, MR² ओमेगा इंटू NH/2π। ये इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए है। अगर फाइनाइट न्यूक्लियर मास होता तो यहाँ पर रिड्यूस्ड मास म्यू का कंसेप्ट आता, तो वो हो जाता है μR² ओमेगा इक्वल टू NH/2π। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस कंडीशन को ऐसे भी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा साहब आगे जो H है सर, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आप सब लोग जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट होती है इसकी जूल सेकेंड, बिकॉज E इक्वल टू एच न्यू होता है ना, फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, वहां से H इक्वल टू आ जाएगा आपके पास
ई बाई न्यू, ठीक है। तो न्यू का क्या होगा 1/सेकेंड होगा, यानी कि इसकी यूनिट यहाँ से आप निकालेंगे तो जूल सेकेंड होती है प्लांक कांस्टेंट की, ध्यान दीजिएगा। और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला भी आप जरूर निकाल लें, E इक्वल टू एच न्यू, एच इक्वल टू ई बाई न्यू से पूछ लिया जाता है कभी कभी। और जो एच कट होता है इसकी वैल्यू होती है h/2 पाई। जब आप इस 6.6 इंटू 10⁻³ को 34 को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो सर ये वैल्यू आती है 1.05 इंटू 10⁻34। ये एच कट की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कितनी बार आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना सर, तो वहां पे h/2 पाई, जैसे NH/2 पाई, कितनी बार 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, तो h/2 पाई की आप कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको जरूर याद करें, ये आगे आपको न्यूमेरिकल में आपकी कैलकुलेशन को बचाएगा, शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो n क्या होता है सर, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू, ठीक है, ये आप सभी को पता ही है। और दीज, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इनको कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट या पॉसिबल ऑर्बिट में जो घूमता है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। एंड एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स डज नॉट रेडिएट एनर्जी, ऐसे एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। वो एनर्जी को कब रेडिएट करेगा, जब वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, या एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएगा, ठीक है। तो सर आगे देखिएगा, ये आपको भी आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको आगे भी कहीं ना कहीं पर जरूर कुछ न कुछ वैल्यू आपको हेल्प जरूर होगी नोट्स से। देखिएगा साहब, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, वही बात, कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, फॉर एनी nth ऑर्बिट, किसी nth ऑर्बिट के लिए क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L n से डिनोट कर दिया, m v r को v n r n कह दिया, NH/2 पाई। अब यहाँ पे रिलेशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखिए m v r इक्वल टू NH/2 पाई, तो ये हमारे पास हुआ सर। अब यहाँ से 2 पाई r, ये 2 पाई को इधर भेज दीजिए और m v को NH के अपॉन में भेज दीजिए, इसी को सॉल्व करा तो 2 पाई r इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से NH/m v आ गया सर। और 2 पाई r इक्वल टू ये हो गया n इंटू लैम्डा, क्यों, तो लैम्डा क्या है h/mv, या mv को आप मोमेंटम p बोलते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p। आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है ना किसी मूविंग एसोसिएटेड पार्टिकल से, ठीक, कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो हम जो ये एक्चुअली जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है बोहर की, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म में क्या बन रहा है, ये बन रहा है साहब 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कितनी बार तो ये यही रिलेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ये सपोज n है, आपको ये रेडियस दे दिएगा, ये रेडियस की वैल्यू दे देगा, ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग आपसे क्या पूछ लेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से शॉर्ट कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा से। लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई r अपॉन n हो जाएगा सर, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने लिखा भी है लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड फॉर मूविंग पार्टिकल। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या मिला कि इलेक्ट्रॉन उन पॉसिबल ऑर्बिट में घूम रहा है जहां mvr इक्वल टू NH/2 पाई है कहें, या एक और फॉर्मूला कहते हैं 2 पाई r किसके इक्वल है सर, n लैम्डा के। क्लियर। अब देखिएगा सर ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछ लिया जाता है। देखिएगा, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एनर्जी लेवल और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेवल। आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम इससे पहले पढ़ लिया होगा, जो सेकेंड एनर्जी लेवल होता है n इक्वल टू 2, उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। जो n इक्वल टू 1 होता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और n इक्वल टू 2 को या तो सेकेंड एनर्जी लेवल बोलेंगे या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। तो उसमें जो है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा कह रहा है। इसी क्वेश्चन को सेकेंड लैंग्वेज में कैसे बोल रहा है सर, व्हाट इज द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन होते हैं मैंने लिखे नहीं है, बट ये होते हैं h/2 पाई, h/पाई, लाइक दिस वन। तो देखिएगा सर, कुछ नहीं है, जो एंगुलर मोमेंटम हमने भी पढ़ा ln इक्वल टू NH/2 पाई, ln का मतलब था mvr इक्वल टू NH/2 पाई, हमने n vn और rn के टर्म में लिख दिया। अब देखिएगा सर, फॉर सेकेंड एनर्जी लेवल ना, तो mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस n सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए n के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर, ये 2 आ गया आपके पास, तो mvr इक्वल टू 2h/2 पाई हो गया।
तो 2 से 2 कट गया सर, तो एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाता है एच अपॉन पाई। तो सेकेंड एनर्जी लेवल में कितना हो जाएगा एच अपॉन पाई। अगर थर्ड एनर्जी लेवल पूछा होता तो सर क्या आ जाता, इस एन एच अपॉन टू पाई ये फॉर्मूला क्या आ जाता, एन इक्वल टू 3 तो 3h अपॉन टू पाई। फोर्थ एनर्जी लेवल में अगर आपसे पूछेगा सर तो 4h अपॉन टू पाई, 2 से 4 2 टाइम्स तो 2h बाई पाई। तो इससे अब आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। अब दूसरा पोस्टुलेट सर, ये इसको आप सभी लोग जानते हैं बोहर का। ये कुछ नहीं है, ये क्या होता है कि एन एटम रेडिएट्स एनर्जी, एटम रेडिएट एनर्जी को रेडिएट करेगा कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू वन ऑफ द लोअर एनर्जी। यानी कि भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में अगर जंप करेगा तो ये गामा फोटोन क्या करता है, एमिट करता है। अगर E1 लोअर एनर्जी लेवल है और E2 सर आपका हायर एनर्जी लेवल है, तो इन दोनों का एनर्जी लेवल का डिफरेंस E2 माइनस E1 के बराबर का गामा फोटोन को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इस इमिटेड फोटोन की, यहां से न्यू इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन एच। ये भी आप सभी लोग जानते हैं। चलिए सर, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो हम रेडियस वगैरह करेंगे इसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सर। धैर्य से जरूर देखिए आप, ठीक है, आपको जरूर हेल्प होगी, बेशक आपने पढ़ा हो लेकिन फिर भी जरूर हेल्प होगी। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, ध्यान दीजिएगा, वन इलेक्ट्रॉन एटम, ऐसे एटम जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल होता है। और ऐसे को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन में क्या होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1h1, तो उसमें क्या है एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जीरो है 1 - 1। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, अब एक इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, लाइक एच केवल हाइड्रोजन में। हीलियम पॉजिटिव, देखिए 2He4 होता है जनरली, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो He पॉजिटिव, हीलियम सिंगली आयनाइज्ड हीलियम क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन लाइक हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम देखिए सर जनरली 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 जब आप इससे निकाल देंगे तो 2 पॉजिटिव रहेगा, और 2 निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो इसलिए लिथियम 2 पॉजिटिव भी कैसा है, हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है यू नो वेरी वेल। तो अब देखिए सर बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं देखिएगा सर, सपोज जो एक न्यूक्लियस, ये डायग्राम आप देखिए, कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज प्लस जेडी है, और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी ऑर्बिट पे घूम रहा है, और जिस ऑर्बिट की रेडियस यहाँ पे आर दिखा रखी है सर, ठीक है। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस जेडी हो गया सर। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, सपोज कैपिटल एम है, हमने माना सपोज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एम मान लिया सर। अब देखिए हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास की कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं सर। तो इसलिए सिंस मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एम मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द न्यूक्लियस इज स्टेशनरी, यानी कि न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा, न्यूक्लियर मोशन इज नेग्लेक्टेड, मींस इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास की बात चल रही है उस कंडीशन में। तो साहब देखिएगा, हम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जब हम निकालते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस एक फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। देखिए न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है सर, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, कूलम फोर्स। तो वो कितना लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो Q1 के ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेडी, और Q2 के ऊपर सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए अगर केवल कूलम फोर्स लगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या करेगा, बैलेंस करेगा, जो ऐसे बाहर की ओर लग रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए सर, इसलिए हमने लिखा है कूलम फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है ना, बस डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, F इक्वल टू mv² अपॉन r। तो ये दोनों, ये कूलम फोर्स बराबर हो जाता है इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के। लेकिन सर हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे पूरा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये तो डेरिवेशन तो हम क्लास पे स्टूडेंट्स को कराते हैं, हमें लेक्चरर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमें केवल डायरेक्ट फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं सर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना सर, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के लिए एक फॉर्मूला आता है जो आपको याद करना है, इसी को आप बुक में डेरिवेशन देख सकते हैं। ये फॉर्मूला आता है साहब n² h² ε0
अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये सर काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। इसमें एच क्या है सर, प्लांक कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10⁻34 एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पाई ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है सर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होगा। बस दो चीजें कांस्टेंट नहीं हो सकती, एक तो एन की कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एक सर जेड एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का 1, एच ई पॉजिटिव के लिए 2, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए 3 आ जाएगा सर। तो यहां से किस पे डिपेंड कर रहे हैं सर, आर एन जो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ऊपर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड पे डिपेंड कर रहे हैं सर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन के लिए जेड क्या हो जाएगा सर, एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो जाएगा साहब। ये ग्राफ साहब कितनी बार पूछ लिया जाता है सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट ये होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए वाई एक्सिस में है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन या एनर्जी स्टेट भी इसको आप बोल सकते हैं। तो इसके बीच में ग्राफ क्या बनेगा, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। आपको एग्जाम में कुछ 3-4 प्रकार के ग्राफ दिखाए जाएंगे, जिसमें से करेक्ट ग्राफ सर इस टाइप का आपका वहां पे होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट के लिए आपने ये फॉर्मूला देखा। अब आगे देखिए सर, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। अब तो आर एन जो था ना सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए था, एन स्क्वायर के। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर केवल हाइड्रोजन एटम के लिए होगा, हाँ। बाकी के लिए किसका होगा सर, बाकी के लिए होगा एन स्क्वायर अपॉन जेड। जैसे एच ई पॉजिटिव या ये सब लेंगे तो जेड एटॉमिक नंबर भी तो आएगा। तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर केवल हाइड्रोजन एटम के लिए, बाकी के लिए भी अभी हम डिस्कस करेंगे साहब। एन स्क्वायर आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड को। चलें सर आगे बढ़े। तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है सर। इट मीन्स क्या हो रहा है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी। सो फॉर हाइड्रोजन एटम देखिए सर, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर से अगर हम एन की जगह पर 1 रखें तो आर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 का स्क्वायर बनेगा सर, इस फॉर्मूले में ध्यान दो। आर टू देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर 4। आर थ्री देखें तो सर आर थ्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 का स्क्वायर 9। आर फोर देखें तो सर 4 का स्क्वायर 16। तो सर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप दिमाग लगाइए, आर वन रेशियो आर टू रेशियो आर थ्री रेशियो आर फोर डॉट 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 क्या बनेंगे, 1 आर वन 1 का रेशियो 1, 2 का रेशियो 4, 3 का रेशियो 9 रेशियो 16। तो 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16। आर फाइव भी होता तो अगला क्या आ जाता है 25, अगला क्या आ जाता है 36, अगला क्या आता है 49, ऐसे ये चलते रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहां से बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं सर। आज के लेक्चर में हम रेडियस और वेलोसिटी पर ही डिस्कस करने वाले हैं इसको। ये देखिएगा सर, इट मीन्स क्या है, अगर हम थोड़ा सा कंक्लूजन देखें साहब, आर वन रेशियो आर टू का मतलब क्या हुआ, इससे 1 रेशियो 4 हुआ। इसका मतलब आर वन अपॉन आर टू कितना हो जाएगा, 1/4। तो आर टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सर, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और फर्स्ट ऑर्बिट, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आपको दी हो, जनरली 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर पहले की रेडियस कभी अगर आपको हाइड्रोजन एटम, केवल हाइड्रोजन एटम में ध्यान दीजिएगा, अगर हाइड्रोजन एटम में अगर पहले की रेडियस दी है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। किसी भी उसके लिए अगर एक सिंगल उसी में करें, या तो हाइड्रोजन का ही आपस में, या फिर हम साथ में उसका देख लें हीलियम का ही आपस में कंपेयर करें, हीलियम एटम की फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, लाइक दैट वन, ठीक है। अब देखिएगा सर, ऐसे अगर हम इस वाले रेशियो से देखूं, R1 और R3 का रेशियो देखूं तो क्या आ जाएगा सर, 1:9 आ जाएगा, समझ रहे हैं। R1 रेशियो R3 देख रहे हैं ना, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो R4, तो 1:4:9 रेशियो 16 है। R1 का पहले केवल R2 के साथ देखा मैंने सर, अब R1 का R3 के साथ क्या होगा, 1:9। तो यहां से R1 अपॉन R3 कितना आ जाएगा, 1/9। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, R3 क्या हो जाएगी 9R1, यानी कि रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होता है हाइड्रोजन एटम में सर, 9 टाइम्स हो जाता है किसके, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है साहब। अब सर ऐसे आगे देखिएगा, R1 रेशियो R4 क्या हो जाएगा सर, 1:16 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे R4 क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस होती है 16 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है।
यानी कि 1 4 टाइम्स 9 टाइम्स 16 टाइम्स ऐसे रेडियस इंक्रीज होती है। यानी कि बराबर दूरी पर ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है वो क्या बराबर दूरी पर है? नहीं, वो बराबर दूरी पर नहीं है। तो अब देखिएगा सर आगे ऐसी कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, देखिए R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो ये 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16 तो है। अब यहाँ से R2 रेशियो R3 को जरा चेक करिए। R2 रेशियो R3 क्या हो जाएगा सर? R2 4 रेशियो 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो R2 रेशियो R3 4/9, तो यहाँ से R3 क्या हो जाएगा? 9/4 ऑफ R2। इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा ना सर, कभी क्वेश्चन कह देगा इन हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज दिस वन, सम दे देगा, फाइंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो अगर आपको सेकेंड की रेडियस दी है ना, तो थर्ड की रेडियस निकालने के लिए आप क्या कर लो, सीधे उसको 9/4 से मल्टीप्लाई कर लो या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस रिलेशन को भी याद रखें। अब ऐसे R3 रेशियो R4 क्या हो जाएगा सर? देखिए R3 रेशियो R4 यहाँ से कंपेयर करो तो 9/16 हो जाएगा साहब। तो R3 रेशियो R4 हो जाएगा 9/16। तो R4 क्या हो जाएगा सर? यहाँ से देखिएगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो R4 यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16/9 ऑफ R3। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके काम आएंगे। अब देखिएगा सर हम आगे क्या कर रहे हैं, देखिए अब Rn का फॉर्मूला ये था सर, अभी तक तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, n² H² अपॉन पाई m Z² पढ़ा सर। अब इसमें देखिए सर Rn इक्वल टू, अगर मैं H² को अलग रख दिया, पाई m E² को अलग रख दिया, n² Z को मैंने अलग से लिख दिया। देखिए इस फॉर्मूले को ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं। जब साहब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, H² प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रखते हैं 8.85 इंटू 10⁻12, पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। जब इतने को आप सॉल्व करते हैं दिस फैक्टर को, तो ये फैक्टर निकल के आता है 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर में या 0.529 एंगस्ट्रॉम में। बाकी n²/z ऐसी बचा, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का सर फॉर्मूला ये आ गया 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, इसको आप जरूर याद रखें सबके सब। इससे आपको क्या हेल्प होने जा रही है 0.529 n²/z से। अब आगे देखिए, इससे आप हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम पॉजिटिव हो चाहे लिथियम 2 पॉजिटिव हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा सर बोहर रेडियस, अब सबसे पहले एक होता है बोहर रेडियस। बोहर रेडियस किसको कहते हैं? देखिए फॉर बोहर रेडियस n=1 एंड z=1। z=1 का मतलब क्या हुआ? कौन सा एटम हुआ सर? हाइड्रोजन एटम हुआ। और n=1 का मतलब हाइड्रोजन एटम में कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसका मतलब सो द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोहर रेडियस। हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में जितनी रेडियस होगी उसको बोहर रेडियस कहेंगे। तो सर इसको जरा निकालिए फॉर बोहर रेडियस, या तो इसको R1 कह दीजिए इस फॉर्मूले से निकालिए सर, या इसको A0 से भी कभी नोट किया था। तो 0.529 n²/z इतना एंगस्ट्रॉम होता है। n की जगह पर भी आप 1 रख देंगे और z की जगह पर भी 1, तो कितना आ जाएगा? A0 0.529 एंगस्ट्रॉम, या सर इसको राउंड ऑफ में हम बोल देते हैं कितनी बार 0.53 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है? 0.529 एंगस्ट्रॉम है। इसको हम बोहर रेडियस कहते हैं। यह हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की रेडियस है और कुछ नहीं। अब चलिए सर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अब आपके यहां से बनेंगे। देखिएगा सर रेडियस ऑफ nth सर्कुलर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। nth सर्कुलर का क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला। अब हम इसको यूज कर रहे हैं 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर। अब हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, पहले केवल हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अगर z=1, हाइड्रोजन एटम के लिए z=1 हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है इसलिए Z1, ठीक है। तो Rn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.529 n², केवल n² बचेगा, z की 1, इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो Rn इक्वल टू 0.53, इतना हम क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख दीजिएगा एंगस्ट्रॉम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये ए के ऊपर ऐसे 0 करके ये एंगस्ट्रॉम का साइन होता है। तो अब देखिए सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में ही फर्स्ट ऑर्बिट में बात करें तो ये जो फॉर्मूला है 0.529, इस n² की जगह पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर, इसको बोहर रेडियस कहते हैं। अब हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए सर। देखिए सर अब है इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट में। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 0.529, जो सेकेंड ऑर्बिट है, तो इसका मतलब n = 2 है। और ध्यान दीजिएगा
सेकेंड ऑर्बिट को या सेकेंड एनर्जी लेवल, या तो इसको ऑर्बिट कहेंगे या इसको एनर्जी लेवल कहेंगे, कंफ्यूज मत होना। और सेकेंड एनर्जी लेवल को हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। इसको जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे सर। तो सेकेंड ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे सर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन कितना होगा? 2 होगा। ध्यान रखिए एन इक्वल टू 1 नहीं होगा। एन इक्वल टू 1 वाले को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और एन इक्वल टू 2 को या तो सेकेंड एनर्जी लेवल या सेकेंड ऑर्बिट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ गए? ऐसे एन इक्वल टू 3 वाले को या तो थर्ड एनर्जी लेवल या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में R2 इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर है ना, तो एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा 0.529 इंटू 4, इतना एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि R2 इक्वल टू हो जाएगा सर 2.116 एंगस्ट्रॉम या 2.116 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये किस में है रेडियस? ये रेडियस है सर आपके सेकेंड ऑर्बिट में। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट में जो है 0.529 एंगस्ट्रॉम है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं मीटर में? अगर लिखे, मैंने लिखा नहीं, आपको बोल के बता रहा हूँ। 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यह 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा, या 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। चलो ये तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला सर 0.529 इंटू एन स्क्वायर। लेकिन इससे पहले अभी हमने नहीं पढ़ा था क्या? हमने ये पढ़ा था R1 अगर हमको पता हो तो R1 रेशियो R2 बराबर 1:4 होता है। तो R2 क्या आ गया था यहाँ से? 4:R1। आपको अगर पहले वाले ग्राउंड स्टेट में अगर 0.529 कभी अगर रेडियस दी हो तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी है तो आप दूसरे में निकालना है तो उसको डायरेक्ट R2 बराबर 4R1 ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, तब भी तो निकल जाएगा। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है सर। अब ऐसी ये सब आपको याद कर लें तो और बेटर है, नहीं तो वहां पर फटाफट कैलकुलेशन कर लेना। इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में को हम क्या कहेंगे सर? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ये वाले फॉर्मूले से देखें, अगर आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर होता है ना एंगस्ट्रॉम में, तो R3 इक्वल टू 0.529 एन की जगह पर कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करा तो 4.761 एंगस्ट्रॉम या 4.761 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये किस में है सर? थर्ड एनर्जी लेवल में, थर्ड ऑर्बिट में। या इस वाले फॉर्मूले से देखिए R1 रेशियो R3 कितना होता था? 1:9। तो R3 क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ R1, तब भी निकल जाएगा सर। ऐसे ही सर आगे देखिएगा, आगे क्या है? इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या होगा सर? देखिए R4 के लिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर, तो एन कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर ये आ जाएगा 8.464 एंगस्ट्रॉम या 8.464 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इस वाले फॉर्मूले से भी वही कंडीशन बनेगी। तो हमने अभी आपको यहाँ पे क्या बता दिया? हाइड्रोजन एटम के ही पहले स्टेट में, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में, ऐसी पांचवा ऑर्बिट कहेगा तो एन के ऊपर 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई, जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सो ऑन। अब देखिए सर थोड़ा सा, अब देखिए हीलियम लाइक एटम के लिए भी पूछता है सर, काफी लेक्चर पूरा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर हीलियम पॉजिटिव एटम, क्योंकि ये भी तो हाइड्रोजन लाइक एटम है, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम है, यानी कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए सर इसके लिए कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए देखिए तो क्या है फॉर्मूला? रेडियस ऑफ एनएच सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में, ये फॉर्मूला है। तो हीलियम के लिए क्या आएगा? देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं, जेड चेंज हो जाएगा सर। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? हीलियम के लिए 2 हो जाएगा। तो अब देखिए सबके लिए आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो कैसे हो जाएगा सर? ध्यान से देखिएगा आप, ये आपके पास ये आ जा रहा है इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हीलियम के लिए देखिए 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड था ना, तो जेड की जगह पर तो मैंने 2 लिख दिया और एन स्क्वायर की ऊपर क्या है? 1 का स्क्वायर, तो 0.529 अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम। तो सर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है आपके पास? 0.2645 एंगस्ट्रॉम। कैसे निकालने हैं? जो फॉर्मूला है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड जो हो जाएगा सर आपका हो जाएगा 2 और एन हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, अब आप क्या करें ना, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। देखो ये R1 आ गया, 0.2645 एंगस्ट्रॉम आ गया हीलियम के लिए। अब यहां देखना ध्यान से, ये फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए आप,
0.529 n स्क्वायर बाई जेड जो आपके पास फॉर्मूला है, अगर केवल हीलियम के ही दूसरे ऑर्बिट की बात करें तो हीलियम के लिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, दिस वन इज कांस्टेंट 2। तो अब जो पहला वाला आ रहा है, जो पहले में जितना आया, अगर आपको पहला मिल जाए तो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। देखो सेम एटम में, हाँ हीलियम पॉजिटिव में ही होगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के पहले में अगर आपका इतना है 0.53 तो हीलियम के दूसरे में 4 टाइम्स नहीं होगा, सेम एटम में होगा। तो अगर 0.2645 है तो लास्ट में आप क्या कर दोगे, जो 0.529/2 आ रहा है ना, ये फैक्टर यहाँ भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है। देखिए अब सेकेंड वाले में, सेकेंड ऑर्बिट में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बाकी क्या आ रहा है, इंटू एन स्क्वायर, यानी कि 4 से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है। वो बात अलग है, मैंने 2 से 4 को कट कर दिया तो 2 से अलग हो रहा है, यानी कि आप 0.2645 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास निकल के आएगा। सेम एटम के लिए R2 इक्वल टू 4 टाइम्स हो जाएगा। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 0.529 n की जगह पर 2 रखा, z रख दिया सर। ऐसे ही सर आप समझ गए होंगे शायद, इन n इक्वल इन थर्ड ऑर्बिट को हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कह देंगे। तो थर्ड में क्या हो जाएगा ना, जो पहले का आ रहा है, ये देखिए ये पहला वाला देखिए 0.529/2 इंटू 1 स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 से गुणा हो रहा है, 9 टाइम्स। किसको गुणा होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 0.2645 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपके पास आएगा 2.3805 एंगस्ट्रॉम। या फिर आप इस फॉर्मूले से रख लीजिए सर, जेड की जगह पर 2 रखिए, बाकी एन को 1 2 3 4 रखते जाइए, ठीक है, आपको निकालना आना चाहिए। अब देखिए सर, इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम के लिए बात हो रही है, He पॉजिटिव के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो R4 इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड होता था, जेड की जगह पर 2 आ गया हीलियम में, n स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट है। तो देखिए जो 0.529/2 ये तो सभी में आ रहा है, देखिए ये सभी में आ रहा है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.529/2 को। इस वाले में देखिए थर्ड वाला था तो 0.529/2 को किससे मल्टीप्लाई हुआ, 9 से मल्टीप्लाई हुआ। 0.529/2 को आप 2 से डिवाइड करके अलग से भी लिख सकते हैं, वो आपका डायरेक्ट वो भी निकल सकता है शॉर्ट में। तो ऐसे R4 कितना है, इसको सॉल्व करा तो सर 4.232 एंगस्ट्रॉम। शायद आप समझ गए होंगे कि हीलियम में अगर हम निकालेंगे तो किसका चेंज आया हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, केवल जेड एक एक्स्ट्रा आ गया अपॉन में 2 फॉर्मूले में, बाकी आपके पास क्या रहा सर, एन को हम वही 1 2 3 रखते गए, ठीक है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सर एक क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन सर, देखिए बहुत बार पूछा गया है, द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव के थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट में, एटम एक ही है देखिए हीलियम, तो उसके थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट में जो रेडियस होगा ऑर्बिट का वो कितना होगा उसको पूछ रहा है। तो सर यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, Rn जो हम जानते हैं, यहाँ पे Rn का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास ये फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड होता है सर। तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड हो गया यहाँ से। अब यहाँ से एक ही एटम के लिए कहा है ना, हीलियम के ही क्वेश्चन में आपने देखा ऊपर, हीलियम के ही थर्ड ऑर्बिट और हीलियम के ही आपके फिफ्थ ऑर्बिट के लिए कह रहा है, यानी कि एटम एक ही है, यानी कि हीलियम आयन ही है। तो हियर एटम इज सेम, एटम सेम है ना, सो जेड विल बी सेम फॉर ए फिक्स्ड एटम, हीलियम ही है तो जेड भी सेम हो जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन का होता है एक हीलियम का होता तो फिर जेड कांस्टेंट नहीं होता सर। तो हीलियम के लिए जेड कांस्टेंट हो गया, तो इसमें से मैं जेड को हटा दूं तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब सर काफी आसान है, देखिए हीलियम के थर्ड ऑर्बिट और किसके लिए कहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में, तो कितना हो जाएगा सर, देखिए R3/R5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर होता तो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो 9/25, तो R3/R5 9/25। अब यहीं पे दो क्वेश्चन और बन जाएंगे सर, ये तो इसने हीलियम के थर्ड और फिफ्थ का रेशियो कहा 9 और 25, अगर सपोज आपसे हीलियम नहीं कहा होता, आपसे हाइड्रोजन कहा होता, तो तब क्या इसमें क्या चेंज आता, तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, अगर हीलियम की जगह पर हाइड्रोजन कहा होता, तो सर कुछ नहीं, तब भी 9/25 ही आंसर होता है। क्यों, क्योंकि जेड तो सेम कह देना ना, हाइड्रोजन के ही थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट अगर आपसे कह दें तो जेड का तो कोई रोल ही नहीं रह गया ना सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। हमको पता है R3 और R5, वो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो R4 रेशियो R5 कैसे चलते हैं, 1/4/9/16/25, चाहे कोई भी एटम हो, कोई भी मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम हो, चाहे हाइड्रोजन हो सर, चाहे He पॉजिटिव हो, चाहे Li
टू पॉजिटिव, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कहा होता तब भी 9 रेशियो सर 25 होता। अगर सर लिथियम 2 पॉजिटिव कहा होता तो जेड तो 3 होता, लेकिन लिथियम के ही है ना थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट, तो जेड कांस्टेंट हो गया लिथियम के लिए, तो तब भी कितना हो जाएगा 9 रेशियो 25। अगर हाइड्रोजन के सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का रेशियो कहा होता तो सर कितना होगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3, क्या होता है 1 रेशियो 4 रेशियो 9, तो हाइड्रोजन के सेकेंड और थर्ड का कितना हो जाएगा 4 रेशियो 9। हीलियम पॉजिटिव के सेकेंड और थर्ड का रेशियो क्या हो जाएगा सर, वही 4 रेशियो 9। लिथियम 2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा सर, वही 4 रेशियो 9। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा, आप जरूर अपना फीडबैक दें मुझे, ठीक है, कि आपको ऐसे ये ऐसे क्या समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाने से। तो फीडबैक से मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा सर। तो सर हमने हाइड्रोजन के लिए अभी डिस्कस करा, हीलियम के लिए, अब हम लिथियम के लिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बोर मॉडल के केवल रेडियस पे डिस्कस कर रहे हैं सर। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करने जरूरी हैं, वहाँ डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन तो जब हम 12th में थे तब कर चुके हैं सर, डेरिवेशन तो 12th के बच्चे करते हैं। क्वेश्चंस अब देखिए सर, फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव यानी कि डबली आयनाइज्ड लिथियम, और मेरा ये मानना था ना सर, जब मैंने भी तैयारी करी थी, जैसे मैं रेडियस करता था तो उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन रेडियस के ही कर लेता था, क्योंकि बुक में जो डेरिवेशन होता है ना, वहाँ पहले रेडियस का फॉर्मूला निकाला होगा, फिर वेलोसिटी निकाली होगी, फिर टाइम पीरियड, फिर एनर्जी, वो सब तो हो ही जाता है, वो तो हम कर ही लेते हैं, वो तो आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वही फॉर्मूला फिर हम उनके बाद में क्वेश्चन करते हैं तो वो बड़ा अटपटा लगता था। फॉर्मूला केवल रेडियस पे, रेडियस से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सर, लिथियम पॉजिटिव में कभी हमसे पूछ ले तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सर, फॉर्मूला याद हो बस, बार बार हमने भी फॉर्मूला लिखा, आप भी लिखना, बस रट जाएगा ये, अंतिम सांस तक भी अगर किसी ने कह दिया ना हाइड्रोजन ऑर्बिट, हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट में रेडियस का फॉर्मूला क्या बनाए, तो सर ये जरूर बताना पड़ेगा हम फिजिक्स वालों को, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम कहना मत भूलना, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम के लिए क्या चेंज आएगा सर इस फॉर्मूले में, z = 3 आ जाएगा सर, और कुछ नहीं आएगा। तो z की जगह पर 3 रख दीजिए सर, और फर्स्ट है तो n की जगह पर 1 रख देंगे, सेकंड कहेगा तो सर n की जगह पर 2 रख देंगे, थर्ड ऑर्बिट कहेगा लिथियम का ही n की जगह पर 3, फोर्थ कहेगा तो सर n की जगह पर 4, बस z को 3 रखना मत भूलना नीचे। तो R1 लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में सर R1 0.529/3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 0.529 को मैंने 3 से भाग दे दिया होगा, यानी कि डिवाइड कर दिया होगा, तो सर 0.176 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.176 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि सर 1.76 इंटू 10⁻11 क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर हो जाएगा। या सर 17.6 भी हो जाएगा, अगर एक 10 से इंटू भी कर दूं, 10 से डिवाइड भी कर दूं, तो इंटू से 17.6, जो डिवाइड करूंगा वो ऊपर आएगा तो 10⁻⁻12, और 10⁻⁻12 को सर पीकोमीटर कहते हैं, तो 17.6 पीकोमीटर, कभी ऐसे भी दे देते हैं नो। फर्स्ट ऑर्बिट में निकाल दिया, सेकंड में अगर आगे निकालेंगे सेकंड ऑर्बिट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या करेंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या करा होगा, n की जगह 2 रखा होगा। तो देखिएगा सर, फॉर सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव एटम, या फॉर या इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सर अगर हम कह दें, तो R2 क्या बन जाएगा, 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 तो रहा है ना, 0.529 n²/z है फॉर्मूला, लिथियम है तो z की जगह पर नीचे 3 रख दो, इंटू 2 का स्क्वायर, सर सॉल्व करो 4 करके, ये सॉल्व करा होगा सर, आप कर लेना 0.705 एंगस्ट्रॉम आ गया सर, या 7.05 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आ गया सर। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो हो जाएगा मत करना, जो हो जाएगा होता है, वो होता नहीं है। एग्जाम हॉल के लिए अगर आप ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी सर, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन कीजिए सर, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव के थर्ड ऑर्बिट के लिए सर वही फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो, Rn = 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, तो 0.529 ये z की जगह पर 3 रहा, थर्ड है या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है सर, थर्ड लेवल है तो n की जगह पर 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, 3 इसका स्क्वायर 9 होगा, 3 से एक ऊपर वाला 9 3 टाइम्स कट कर दिया, 3 आ गया, तो सर 1.587 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको भी कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको लिथियम के फर्स्ट की अगर पता है रेडियस, तो लिथियम के थर्ड की कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स, लिथियम का जो फर्स्ट आएगा उसको 9 से इंटू करा होगा तो इतना ही आएगा 1.587, हाइड्रोजन लाइक एटम में है वो पूरा लागू। अब इन फोर्थ ऑर्बिट में क्या है सर, हाइड्रोजन जो पहले ऑर्बिट में आई होगी ना, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 4 से, या इस फॉर्मूले से चलते हो तो 0.529 n²/z, n की जगह पर 4 रखिए सर, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो सर ये आ रहा होगा 2.82 एंगस्ट्रॉम।
ठीक हो गया। तो ये हमने लिथियम में कैसे निकालेंगे सर वो भी आपको समझा दिया, केवल रेडियस की बात चल रही है सर अभी। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सर, क्या कह रहा है सर, अब देखना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडियस के ही। रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, यानी कि रेडियस रेशियो कह रहे हैं। आप देखो अब अलग अलग दोनों एटम आगे देखो, रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो देखिए सर फॉर्मूला क्या था, आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। क्या सर अब सेम एटम है? नहीं है, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, इसलिए आप जेड को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते महोदय। अब देखिए लेकिन क्या कहा है इस क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट ऑर्बिटी का है, रेडियस रेशियो इन द फर्स्ट ऑर्बिटी का है इस क्वेश्चन में, यानी कि एन दोनों का सेम कहा है, हाइड्रोजन का हीलियम, तो एन कांस्टेंट हो जाएगा इस समय। अगर एन अगर डिफरेंट कहा होता, यानी कि एक हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एक हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट में, तो एन भी कांस्टेंट नहीं होता। तो आप समझ रहे होंगे आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ सर, एन स्क्वायर बाई जेड। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट दोनों के एन 1 हो गया, तो एन के ऊपर 1 आ जाएगा दोनों में, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड हो जाएगा सर, समझ रहे हैं आप। अब एक हाइड्रोजन के लिए कह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम के लिए, तो जेड दोनों का अलग अलग होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और हीलियम का कितना होता है 2। तो आर एच यानी कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो में ले रहा हूँ, आर एच ऑफ हीलियम, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो 1 अपॉन जेड के है, तो 1 अपॉन हाइड जेड के ऊपर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये वाला जो होल अपॉन का साइन है सर वो यहाँ पर आ गया, होल अपॉन 1 अपॉन जेड हीलियम कितना होगा 2, ये 2 ऊपर चले जाएगा सर, तो आर एच अपॉन आर एच ई हीलियम पॉजिटिव रहेगा, तो कितना है सर 2:1 आ गया, यानी कि आर एच रेशियो आर ई कितना आया 2:1। तो यहाँ से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए सर यहाँ से इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका 2:1, ये इसका करेक्ट आंसर है सर। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड लिथियम 2 पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव एंड देखो फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेशियो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फर्स्ट ऑर्बिट का रेशियो पूछ रहा है किसका, हाइड्रोजन का, हीलियम का और लिथियम 2 पॉजिटिव का। देखिए सर कैसे सॉल्व करेंगे, आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, मैं बार बार लिख रहा हूँ, देखिए मैंने भी बार बार लिखा है कि हमेशा दिमाग में छप जाए, एन स्क्वायर बाई जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड होता है रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। तो देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ऑल, ऑल मतलब हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम, तीनों के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कहा है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कहा है, तो तीनों के लिए एन 1 हो जाएगा, तो एन स्क्वायर पे डिपेंडेंसी खत्म, 1 कर देता हूं उसके ऊपर, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड हो जाएगा सर। अब यहाँ से देखिए सर आर एच का रेशियो, एच मतलब हाइड्रोजन, रेशियो हीलियम पॉजिटिव, रेशियो लिथियम पॉजिटिव इक्वल टू 1 अपॉन जेड का रेशियो लिख दो सबका, 1 अपॉन हाइड्रोजन के लिए 1, रेशियो 1 अपॉन हीलियम के लिए 2, रेशियो 1 अपॉन जेड हीलियम लिथियम के लिए 3। तो समझ गए, आर एच रेशियो हीलियम रेशियो लिथियम पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं बार बार पॉजिटिव ना बोलूँ तो उसको इग्नोर करें, 1 अपॉन 2 रेशियो क्या आ गया 1 अपॉन 3। तो कुछ नहीं सर इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 से 1 को इंटू हुआ तो पहला वाला 6, 2 से एलसीएम 6 में जो डिवाइड होगा 3 बार जाएगा, 2 से 6 में भाग, वो 3 से इस एक को गुणा होगा तो 6:3, ये वाले 3 से जो लॉसो आएगा ना एलसीएम उसको 2 बार डिवाइड होगा, उस 2 से इस 1 को 2 हुआ तो 6:3:2। देखिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत शॉर्ट आते हैं, वहाँ एग्जाम में ना कोई बहुत लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस हमने उनकी प्रैक्टिस की होनी। देखो कौन सा टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आपकी बाद में अगर प्रैक्टिस होगी ना आप सीधे ही देखते ही आंसर बता दोगे कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है मैं आपके लिए। देखिएगा सर क्वेश्चन क्या है, आप पहले खुद से करने की कोशिश करें फिर उसके बाद आंसर चेक करें। देखिएगा सर क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। अब देखिए मैंने ऑर्बिट भी चेंज कर दिए सर, फर्स्ट ऑर्बिट किसका है हाइड्रोजन एटम का और सेकेंड ऑर्बिट किसका है हीलियम का, तो इनमें रेडियस का रेशियो क्या होगा। अब देखिए सर फॉर्मूला वही आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड होता है रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट।
अब देखिए फॉर 2 एटम से 1 N2, मतलब 2 एटम है ना हमारे पास, तो हाइड्रोजन एटम का हीलियम के साथ कह रहा है, तो जिसका कहेगा पहले उसको हम N1Z1 मान लेंगे और जिसके साथ पूछेगा उसको N2Z2 मानेंगे, हाइड्रोजन का हीलियम के साथ। फॉर हाइड्रोजन के लिए आपको क्या देखा, देखो हाइड्रोजन रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए N1 कितना कह रहा है, 1 कह रहा है, और Z1 तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 ही हुआ हाइड्रोजन का। 2 किसके साथ कह रहा है सर, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो हीलियम के लिए जो ऑर्बिट N2 होगा ये क्या होगा सर, 2 होगा, और Z2 हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसलिए Z2 2 हो गया। इसलिए सर मैंने अब यहां पर क्या लिखा फॉर्मूला देखिए, मैंने R1 अपॉन R2 लिख दिया, ये दो अलग अलग एटम मान लिए। चाहो तो आप क्या कर लो, इसको R1 ने लिख करके सर इसको आप RH लिख लो, और इसको H2 ने लिख करके आप इसको लिख लेना हीलियम He पॉजिटिव लिख लेना सर, ठीक हो गया। तो क्या बन जाएगा, N² था ना, तो सर N तो कांस्टेंट नहीं होगा इस बार, तो क्या लिख दो, N1² अपॉन Z1 लिख दो सर, ये होल अपॉन आ गया महोदय। नीचे क्या हो जाएगा सर, ऐसी N2² अपॉन Z2 हो जाएगा सर। कुछ नहीं सर, अब ये मैंने डिफाइन कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कौन N1 बन रहा है, कौन N2, कौन Z1 Z2, इनकी वैल्यू सर यहाँ पर रख दीजिए। RH अपॉन RH पॉजिटिव, N1 क्या है 1 हाइड्रोजन में, ये देखो N1 के ऊपर 1 आया, 1 का स्क्वायर अपॉन 1। N2 दूसरे ऑर्बिट में कह रहा है हीलियम के, तो 2 का स्क्वायर अपॉन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। सर इसको सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करके सर 1 अपॉन 1 होल अपॉन 2 अपॉन 1 सॉल्व आप करोगे तो 1:2 आ गया सर। तो इसका सर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप लोगों का भी अनुभव रहा होगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल रेडियस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सर। आपकी प्रैक्टिस के लिए सर एक और क्वेश्चन आपको इसको पहले खुद से सॉल्व करना चाहिए सर। देखिए सर, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट ले लिया, टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव एटम इज, ठीक है, या हीलियम पॉजिटिव एटम ना कह दें, आयन कह दें, तो इनको थोड़ा सा छोटी छोटी जो चीजें मिस्टेक हो जाती है। हीलियम पॉजिटिव एक आयन हो गया ना, तो एटम लिखा है, तो इनको आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन दिए सर आपको, देखिए 3:8, 8:3 ऑप्शन पढ़ के क्या ही करूं। तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का किसके, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/Z। सर जेड भी कांस्टेंट नहीं है, दो अलग अलग एटम है, और एन भी कांस्टेंट नहीं है सर, क्योंकि एक का सेकेंड ऑर्बिट है, एक का थर्ड ऑर्बिट है। तो फॉर 2 डिफरेंस एटम्स लाइक से 1 and 2 कह दिया मैंने, 1 and 2 कह दो, या फिर इनको हाइड्रोजन और हीलियम कह दो, तो सर ऐसी तो लिखेंगे फॉर्मूले को N1² अपॉन Z1, N2² अपॉन Z2। अब आप ध्यान रखना, हाँ हाइड्रोजन का सेकेंड और हीलियम का थर्ड का है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड ऑर्बिट तो N1 2 और Z1 इसका 1, हीलियम के लिए N2 थर्ड ऑर्बिट में कह रहा है, Z2 क्या आ जाएगा सर 2, तो RH अपॉन R He पॉजिटिव, सर वही ये वाला फॉर्मूला N1² अपॉन Z1 अपॉन N2² अपॉन Z2, इसमें सर थोड़ा सा वैल्यूज को रखिए, तो N1 2 का स्क्वायर अपॉन 1 होल अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो सर अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4/1 इंटू ये 9/2 होगा, फ्रैक्शन सर उल्टा हो जाएगा, 8:9 आ गया आंसर। तो आपके पास ऑप्शन में सर एक कोई ऑप्शन होगा जिसमें क्या आ रहा होगा, 8:9, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन सर आप बुक से प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आपसे बोल दूं एक क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम, मेरे मुंह से निकल रहा है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव। ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप बुक से ऐसे अदर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, इसको भी देख लेते हैं सर जल्दी से, आप अपनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी इसकी। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव कह दिया इस बार। सर ये क्वेश्चन वही वाले जरूर मैंने लिए होंगे जो पहले पूछे गए होंगे या इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं सर, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम। तो देखिए सबसे पहले N²/Z, एक का हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा है और लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट, तो जेड तो N भी कांस्टेंट नहीं है और जेड भी कांस्टेंट नहीं है, हाइड्रोजन के लिए 1 और लिथियम के लिए जेड क्या आएगा 3। तो फॉर हाइड्रोजन एटम देखो N1 = 1 फर्स्ट ऑर्बिट में कहा है, Z1 1 हो जाएगा सर, लिथियम के लिए सर N2 2 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में कह रहा है उसके, और Z2 3 हो जाएगा। फॉर्मूला सर यही बनेगा पहले की तरह, और सर आप इसमें वैल्यू रखेंगे RH अपॉन R Li2 पॉजिटिव। तो सर इसको आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सर इसका आंसर आ जा रहा होगा आपका 3:4, कोई एक ऑप्शन होगा, काफी आसान सा है सर, 3:4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये
तो ये तो हमने सर रेडियस से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन करा था, रेडियस क्या होगी। अब हम वेलोसिटी पे डिस्कस करते हैं। कल हम टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में टाइम पीरियड, एनर्जी, इन पे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन एटम काफी लंबा टॉपिक है सर, साथ में क्वेश्चन भी होते रहे तो अच्छा होता है। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मान लीजिए अब हाइड्रोजन एटम में जो जेडी न्यूक्लियस है, सपोज इसके चारों ओर मान लीजिए, सपोज ये मेरे से गोल नहीं बन पा रहे हैं, इसको आप अभी नेग्लेक्ट करना, ऐसे मान लो इस टाइप से ऑर्बिट बने हुए हैं, ठीक है, इसको चलो हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं अभी। जो वो है ऐसे ऑर्बिट बने, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, क्या सेम होगी या ऑर्बिट बढ़ने पर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो वही फॉर्मूले से जब हम डेरिवेशन करते हैं 12th में, तो सर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आता है सर Ze²/2h epsilon n आता है सर। इसमें Z क्या है, एटॉमिक नंबर, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, H प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, N क्या है सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ से E² और 2h एप्सिलॉन नॉट सर कांस्टेंट हो गया, बाकी एक Z चेंज होगा एटॉमिक नंबर, एक N नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होगा। तो सर Vn किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी डिपेंड करती है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाती है सर आपकी Z/N हो जाती है। तो यहाँ से आप सर इस फॉर्मूले को जब ध्यान से देखेंगे, एक फिक्स्ड एटम के लिए देखें, फिक्स्ड एटम मतलब हाइड्रोजन के लिए देख लो, या केवल He पॉजिटिव के लिए देख लो सर, या सर आप देख लो केवल Li2 पॉजिटिव, तो Z कांस्टेंट हो जाएगा एक फिक्स एटम के लिए। तो Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n या Vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, जो वेलोसिटी है व्युत्क्रमानुपाती है ऑर्बिट के नंबर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर n बढ़ेगा तो जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवल n होता, यहाँ Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n है, केवल n होता तो इंक्रीज करती, लेकिन Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n है। आप सब लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा, n अगर बढ़ेगा तो सर स्पीड घटेगी, यानी कि हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट में जो स्पीड होगी पहले से कम होगी, यानी कि पहले ऑर्बिट में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, दूसरे में और कम होगी, तीसरे में और कम होगी, चौथे में और कम होगी। किस रेशियो से कम होगी, V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 क्या आएंगे, देखो मैंने लिखा नहीं है, आप सिंपली देख लीजिए, V1 इक्वल टू 1/1, V2 इक्वल टू 1/2, V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 सर ऐसे आएंगे 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 को 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 को 6 रेशियो 3 रेशियो 2 भी तो लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। समझ गए, मैंने लिखा नहीं है, आप समझ गए होंगे, अब इतना तो समझ ही रहे हैं सर आप। अब देखिएगा सर क्या है, Vn और n के बीच में ग्राफ खींचें तो सर इस टाइप का ग्राफ आएगा वेलोसिटी का, ये जो आपके फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कितनी बार ग्राफ ही पूछ लेता है। अब देखिएगा सर Vn इक्वल टू क्या था, Ze²/2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n था, जैसे वहां Rn क्या था, Rn था n²h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m Z², वो Rn को सॉल्व करा था तो क्या आया था 0.529 n²/z आया था, रेडियस इन nth ऑर्बिट। यहाँ Vn का फॉर्मूला है सर Ze²/2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n। तो सर Vn इक्वल टू E² और 2h एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर लिख दिया, अंदर लिख दिया सर Z/n। E सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस फैक्टर को, E²/2h एप्सिलॉन नॉट, ये आता है सर 2.19 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। ये फॉर्मूले को सर आप न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें ना। तो अब देखो इससे सर चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, हीलियम पॉजिटिव है, Li2 पॉजिटिव, हम किसी के किसी भी ऑर्बिट में स्पीड निकाल सकते हैं सर। हाइड्रोजन के लिए Z1 कर दो, सभी के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम 1 रख दो, सेकंड के लिए 2 रख दो, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4 रख दो। हीलियम आएगा सर Z के ऊपर 2 रख देना, N क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4। चलो लिथियम के लिए क्या, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए Z कितना आ जाएगा 3, N 1 2 3 4 5। तो Vn का फॉर्मूला याद रख लो सर 2.19 इंटू 10⁶ Z/n। आप इनको अलग से भी, केवल फॉर्मूले को अलग से भी आप एक कॉपी में लिख सकते हैं, जिसमें केवल फॉर्मूले लिखे हो सर। लास्ट टाइम पे तो इन्हीं को देखना पड़ता है, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम से 1-2 दिन पहले। चलिए सर आगे बढ़े, देखिए मैं भी कंटिन्यूस बोल रहा हूँ सर, 1 घंटा होने वाला है लगभग। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें सर, काफी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन एटम के लिए सर Z इक्वल टू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N इक्वल टू 1, तो सर E²/2h एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया मत कहना, E²/2 एप्सिलॉन नॉट Z/n था ना, थोड़ा स्क्रीन में ऊपर पीछे कर लो बैक। तो या फिर 2.19 इंटू 10⁶ Z/n में Z भी 1 रखो, इस फॉर्मूले में N भी 1 रखो, तो 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब क्या करोगे ना सर, आप इसको हम C/137 भी लिख सकते हैं। अब ये मत कहना C/137 कहाँ से है, अरे सर C की वैल्यू क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, सुन लो।
और 137, अगर आप 3 इंटू 10⁸ को 137 से डिवाइड करोगे ना तो इतना ही आएगा, 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। जिसको विश्वास न हो रहा हो वो डिवाइड कर ले सर, 3 इंटू 10⁸ को 137 से कर लो, ठीक है। लेकिन जिसको थोड़ा सा अकल या विश्वास होगी तो नहीं करेगा, टाइम वेस्ट कर लोगे तो और बढ़िया हुआ। हाँ, जो भी करते हो, V1 इक्वल टू C अपॉन 137। अब बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना, एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट पूछता है, 2018 के लेक्चर में पूछा था, उसमें फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट में उसने ऑप्शन दिए थे C/137, 1/137, दो अदर। बहुत से लोग C/137 को क्लिक करे, C/137 नहीं होता है सर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, 1/137 होता है। आगे चलते हैं, ठीक है सर। क्या होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू, पहले उसकी डेफिनेशन तो पढ़ें जरा। तो पहले वाले ऑर्बिट में कितनी स्पीड है, C/137। हाँ, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट ये होता है सर, अल्फा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है V1/c। V1 क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c। तो देखिए सर, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा। यानी कि हाइड्रोजन एटम के जो पहले ऑर्बिट की रेशियो होती है उसको बोहर ऑर्बिट कहते हैं। तो हाइड्रोजन और एटम के पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी उसका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो अल्फा इक्वल टू V1/c हुआ। तो अल्फा इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या थी, ऑलरेडी C/137 थी, अपॉन में C रख दिया सर। ये C से C शार्प हो गया सर, C से C क्या हुआ, शार्प। पहचान तो ना, शार्प सांप, जो बचाओ अजगर। ये तो जो बचेगा वो अजगर ही होगा ना, ये तो हमको भी आगे और परेशान करने वाला है सर। क्लासरूम में बच्चों को मैं ऐसे ही कहता हूँ, C से C, मैं कट हो गया नहीं कहता, मैं कहता हूँ C से C शार्प। सांप को थोड़ा सा पहाड़ी में शार्प बोलते ना, ठीक है। तो इसलिए अल्फा इक्वल टू 1/137, जस्ट फॉर जोक सर। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू होती है सर 1/137, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं सर। अब देखिए सर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा डिस्कशन चलेगा अब हमारा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सर इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या था सर, 2.19 इंटू 10⁶ Z/n। सर हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू 1, तो Vn हाइड्रोजन एटम के लिए कर दिया मैं, केवल हाइड्रोजन एटम हो रहा है तो हाइड्रोजन एटम में Z सब में 1 कर दिया। तो 2.19 इंटू 10⁶ अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला बनेगा। सर फर्स्ट ऑर्बिट कर दो, हाइड्रोजन एटम का ही चल रहा है तो n के ऊपर 1 रख दिया सर, 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। ध्यान से रखना, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में कितनी है, 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। अब सर इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सर सेकेंड ऑर्बिट को क्या बोल देंगे सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कितना हो जाएगा, 2.19 इंटू 10⁶ अपॉन n है ना सेकेंड के लिए सर, n को 2 रख दो, इसको 2 से भाग दे देना सर, 1.095 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड आएगा, या ऑलमोस्ट 1.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब सर तीसरे में कितनी हो जाएगी आप ही बता दो, बहुत ही सिंपल सा है सर, 2.19 इंटू 10⁶ को 3 से डिवाइड कर दिया सर, तो V3 सर इतना आ गया, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया। फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट को सर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, फोर्थ ऑर्बिट को सर थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। सर कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे सर, इतना आ जाएगा। सर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है सर। एग्जाम एक ऐसा है जहां बहुत कुछ हम पढ़ के चले जाते हैं, लास्ट में हमको पता ही नहीं होता है क्या आता है। और एग्जाम हॉल के अंदर क्या होता है पता है, हमको इतना ही लगता है ना, जितना पेपर में आया था, आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है उतनी ही फिजिक्स होती है, उसके अलावा दुनिया में फिजिक्स ही नहीं होती है लगता है। एग्जाम हम घर से बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, एग्जाम हॉल में जो पेपर में दिखता है ना वहीं पे दिमाग वो हो जाता है, तभी तो उसका नाम परीक्षा है। जैसे 12th में बच्चे पूरे साल भर फर्स्ट बुक सेकंड बुक बहुत सारी चीजें पढ़ के जाते हैं, लास्ट में जितना पेपर में है ऐसा लगता है यही फिजिक्स है, कुछ भी आ सकता है वहाँ। तो इसलिए पढ़ना सब कुछ है, हाँ ठीक है, डोंट मेक शॉर्टकट्स। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, मैं अपने स्टूडेंट से भी बोलता हूँ, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ कन्फ्यूजन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज के फ्यूज को बांधना बहुत जरूरी है, कन्फ्यूज को कन्फ्यूज नहीं होने देना है, उसका फ्यूज बांधना जरूरी है। अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं तो नो स्टडी, उसको कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होगा। इसलिए कन्फ्यूजन होना पढ़ाई में अच्छी बात है, लेकिन उस कन्फ्यूजन का कन्फ्यूजन ही बने रहना अच्छी बात नहीं है, समझ गए, उसका फ्यूज बांधना बहुत जरूरी हो जाता है सर। अब हीलियम एटम के लिए बात कर लेते हैं सर, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। सर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2.19 इंटू 10⁶ Z/n। मैं जल्दी से पूछता हूँ आपसे, Rn क्या फॉर्मूला क्या था, भूल गए। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट में क्या था, भूल गए। अरे भूलो मत, 0.529 n² एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, वहां मीटर नहीं है, वहां एंगस्ट्रॉम है। वेलोसिटी का क्या है, 2.19 इंटू 10⁶ Z/n सर।
बहुत लोगों को आता भी होगा सर, अब आता है तो आपका रिवीजन हो रहा होगा, देख लीजिए। फॉर हीलियम पॉजिटिव के लिए जेड क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, जेड अब 2 रख देना, ठीक है, हर जगह। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा सर, हीलियम के पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड निकाल रहे हैं तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा सर। डायरेक्ट कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच ई पॉजिटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये। तो ध्यान रखना V1 इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶। अब आपको ये वाला फॉर्मूला वहां याद है तब तो जल्दी से 1 मिनट से कम टाइम में निकल जाएगा। अब वो फॉर्मूला वो याद है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, जेड वहां 2 रख रहे हो, ई स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हो, प्लांक कांस्टेंट रख रहे हो, तब तो गई भैंस पानी में फिर, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए, 2.19 इंटू 10⁶ जेड बाई एन वाला, ठीक है सर। तो 2.19 इंटू 10⁶ जेड हीलियम के लिए 2/1, तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, तो ये आ गया 4.38 इंटू 10⁶ आ गया सर, ये तो जेड बाई एन है ना। अब देखिए सर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल आएगा, हाँ देखो, इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव सर V2 2.19 इंटू 10⁶ से जेड बाई एन, तो सभी के लिए एक फॉर्मूला है, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम 2 पॉजिटिव हो, बस जेड और एन बदल जाएंगे। जेड देखो सर हीलियम के लिए 2, एन सर सेकेंड ऑर्बिट में 2, 2 से 2 कटा सर 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आज आपसे कह रहा है सर, क्या तुमने मेरे को कहीं देखा, कह रहा है ये जो V2 दिख रहा है ना 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, क्या आपने इसको कहीं देखा? हाँ बिल्कुल देखा सर। ये स्पीड कहाँ थी? हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में भी तो यही स्पीड थी सर, 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, थी या नहीं थी? और हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट में भी तो वही स्पीड आ रही है सर। इसका मतलब क्या हुआ सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हुआ सर कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हमने देखा था एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव, ये सिंगली आयनाइज्ड हीलियम इज इक्वल, दैट इज 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठोकें ताली फिर इसी बात पर, बिल्कुल। अब देखिएगा सर, इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव के थर्ड ऑर्बिट में फॉर्मूला क्या है, 2.19 इंटू 10⁶ जेड बाई एन, पीछे क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ सर एन जेड कितना आ जाएगा, हीलियम है तो 2 आ जाएगा सर, और थर्ड ऑर्बिट है तो सर एन के ऊपर 3 रख दो, सॉल्व कर देना सर 1.46 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्बिट। ऐसी फोर्थ ऑर्बिट कहता तो क्या होता, जेड के ऊपर 3 और एन के ऊपर कितना हो जाता सर, 4 हो जाता। अब देखिए सर लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी निकाल देते हैं फिर। अब इसने क्या बिगाड़ा है हमारा, क्योंकि ये भी तो हाइड्रोजन लाइक एटम है। अब देखिए सर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट 2.19 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन, ठीक है। तो लिथियम के लिए अब जेड कितना आ जाएगा, 3, तो फर्स्ट ऑर्बिट कहेंगे तो इन फर्स्ट ऑर्बिट एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2.19 इंटू 10⁶ जेड की जगह पर 3 रखो, एन की जगह पर 1 रखो, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6.57 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। सर सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा सर, क्या था फॉर्मूला, 2.19 इंटू 10⁶ जेड बाई एन, जेड वही लिथियम के लिए फिर से 3 सर, एन सेकेंड ऑर्बिट में सर 2, तो इतना आ गया सर, सॉल्व करा 3.285 इंटू 10⁶। नेक्स्ट वाला सर बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले जैसा देखा ना वैसे ही आने वाला है, जरा देखो सर आप भी। इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव देखिए सर, V3 इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ जेड बाई एन, लिथियम के लिए जेड 3, थर्ड ऑर्बिट यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो गया सर, फिर से शार्प हो गया, जो बचा वो अजगर 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फिर से कह रहा है आपसे, क्या मेरे को कहीं देखा, कह रहा है तो देखा है आपने कहीं तो बता दो। तो देखिए सर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम तो था ये, हाइड्रोजन के फर्स्ट एटम में, सॉरी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में यही वेलोसिटी थी, हीलियम के सेकेंड में यही वेलोसिटी थी, लिथियम के थर्ड में सेम वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी से घूम रहा है। एक हाइड्रोजन है दुनिया में, एक कहीं हीलियम है कि लिथियम है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में, उसके सेकेंड ऑर्बिट में, उसके थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया ना। अब इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर नहीं हुआ तो कहाँ इतना सर दर्द होता आप लोगों का, हमारा ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं तो हमको लाइट दी, इसी ने हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया, इसी ने हमको इतना चमत्कार दिया। जब किसी ने इसको डिस्कवर कर दिया तो आप थोड़ी देर के लिए सोचने लगे हो ना, इसने डिस्कवर कर दिया तो खाली हमारा सर दर्द। अरे सर दर्द मत समझो, थोड़ा सा मजाक हम बीच में क्लास में ऐसे ही बोलते रहते हैं स्टूडेंट से भी, सर दर्द नहीं, इसने तो हमको इतना चमत्कार दिया है, तो ये सोचें कि हम कुछ और अपनी तरफ से कर सकें, हम नहीं भी कर सकें तो अपने स्टूडेंट से तब भी करवा सकें।
तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम किसी ने डिस्कवर करके इतना निकाल दिया, हमें पढ़ने में क्या आफत आ रही। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, इसलिए पढ़ो, मेहनत करो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इज इक्वल, दैट इज 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इसमें सर एक और लाइन जोड़ना, एंड ऑल्सो इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच ई पॉजिटिव, हीलियम सिंगल पॉजिटिव। चलिए सर बुरा मत मानिएगा, ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट में कितना आ जाएगा सर, फोर्थ ऑर्बिट में ये हो जाएगा Z/N, Z कितना हो जाएगा सर 3, लिथियम की बात हो रही है, आंसर 4, ये आंसर हो जाएगा सर। आगे बढ़े सर, कैसा लग रहा है आप लोगों को। अब सर एक आध क्वेश्चन वेलोसिटी के भी ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी, लेकिन क्या करें, लेक्चरर का एग्जाम है, क्वेश्चन में लगातार ही कर रहा हूँ, कोई फालतू की बातें कर नहीं रहा हूँ सर, मैं भी 1 घंटे से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। देखिए सर एक आध क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमने रेडियस के करे थे ना, ऐसे ही स्पीड के क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और सेकेंड ऑर्बिट किसका, हीलियम एटम का। तो सर फॉर्मूला क्या था, ये था Ze²/2h∈0 या 2.19 इंटू 10⁻6 Z/N। तो सर यहाँ से हमने क्या देखा था, Vn जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर किसके, Z/N के। वहां क्या था सर, अभी तक n²/z आता था रेडियस में, यहाँ क्या रहा है Z/N। क्या Z कांस्टेंट है, नहीं है, अलग अलग एटम है ना, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है। हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा, हीलियम के लिए 2 हो जाएगा। क्या ऑर्बिट n सेम दिए हैं, नहीं, क्वेश्चन में देखो एक का फर्स्ट दिया है, एक का सेकेंड। अगर सेम दिए होते तो हम कांस्टेंट n को हटा देते, ठीक है। अब देखो सर क्या दे रखा है, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट। तो सर देखें फिर, तो देखो गिवन क्या है उसी को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। फॉर हाइड्रोजन एटम सर, हाइड्रोजन एटम के Z1 = 1 हो गया हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा है, और हीलियम पॉजिटिव के सेकेंड ऑर्बिट में कह रहा है, हीलियम के लिए Z2 2 हो जाएगा सर, N2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में कह रहा है ना सर। तो Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर Z/N है, तो VH/VHE पॉजिटिव, ये फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, Z/N को Z1/N1 होल अपॉन क्या लिख सकते हो, Z2/N2। तो सर वैल्यू रख दीजिए, ऊपर हाइड्रोजन है नीचे हीलियम। अगर हीलियम रेशियो हाइड्रोजन कहा होता तो फिर ऊपर हीलियम वाले आते, नीचे हाइड्रोजन वाले, हाँ Z1N1 हीलियम के हो जाते, ये समझ लेना। तो VH = क्या हो जाएगा सर 1/1 अपॉन हीलियम वाले 2/2। अगर इसी को हीलियम रेशियो हाइड्रोजन कहा होता तो तब भी तो आप कर लेते। तो यहां से देखो सर 2 और 2 ये कट हो गए ना, ये सब क्या आ जाएगा सर 1/1 आ जाएगा। ये सॉल्व करना पड़ा ना इतना, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। लेकिन सर एक बात ध्यान से देखो तो, क्या आपने नोटिस करा 1/1 का मतलब दोनों की स्पीड बराबर कह रहा है फॉर्मूला। VH रेशियो VHE अगर 1/1 है तो VH बराबर VHE पॉजिटिव। तो ये तो अभी हमने पढ़ा भी था, सॉल्व करने की जरूरत ही क्या थी, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। अरे भाई अभी मैंने नहीं पढ़ाया क्या आपको, फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में और हीलियम पॉजिटिव के सेकेंड ऑर्बिट में स्पीड सेम होती है भाई, सॉल्व करना ही क्यों है। आप तो, हम तो सॉल्व करेंगे ही नहीं, हम तो देखते ही 1/1 मारेंगे सर, वहां एग्जाम में कौन लगे रहेगा फॉर्मूला लिखने में। अगर ऐसा कह दे रेशियो, अगर इसी में क्वेश्चन बनता रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम कहता है, हीलियम के सेकेंड और लिथियम के थर्ड कहता। अब तुम वहां फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने में मत लगे रहना सर। अभी तो बताएं हीलियम के सेकेंड और लिथियम के थर्ड में भी तो वैल्यू सेम होती, तब भी 1/1 होता सर आंसर। तीसरा क्वेश्चन सुनो सर, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम, यानी कि RH RHE और RLI2 पॉजिटिव अगर ऐसे कहता, R नहीं सॉरी V। वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, सेकेंड ऑर्बिट हीलियम एटम और थर्ड ऑर्बिट लिथियम एटम। ऑप्शन क्या होता है 1/1 हो जाता है, कि तो तीनों में समान होती है। वहां 1/2/3 3/2/1 ऐसे ऑप्शन होंगे, 1/1/1। अगर कुछ अलग होगा इनके अलावा, भाई ये ऑर्बिट नहीं होंगे, कुछ अलग होगा, फिर तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसलिए सॉल्व करना आना चाहिए। हाँ ये किसके लिए है, केवल हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट। अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट और हीलियम का थर्ड कह देता फिर तो सर ऐसे ही सॉल्व करते जैसे सॉल्व कराए, ठीक है सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सर आज का।
द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा सर। हाइड्रोजन के सेकेंड और हीलियम का थर्ड का है, लिथियम का नहीं कहा है। इसका 1:1 ऑप्शन नहीं हो सर, 1:1 कर मत देना, क्योंकि तो लिथियम के थर्ड और हाइड्रोजन के सेकेंड में सेम होती है। कौन सा होगा सर? सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। Vn सर यही फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन एन। हाइड्रोजन के लिए Z11 और हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिट में कह रहा है? सेकंड में। हीलियम के लिए Z2 इक्वल टू 2 कौन से ऑर्बिट में कह रहा है सर? थर्ड ऑर्बिट में। ये फॉर्मूले में लग दीजिए सर वैल्यू VH अपॉन VHE पॉजिटिव Z1 अपॉन N1 Z2 अपॉन N2। सर इसको सॉल्व कर देंगे आप वैल्यू रख के, तो सर आपका आंसर आ रहा है 3:4। ये सर आपका आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सर करेक्ट हो गया? इसका सर ऑप्शन नंबर मुझे यहाँ पे जो करेक्ट दिख रहा है ये डी दिख रहा है। तो सर बोहर मॉडल के आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? यहाँ पर जो रेडियस होती है nth ऑर्बिट में, उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करा, क्योंकि हमसे कोई वहाँ फॉर्मूला नहीं पूछा ना, उस पर रिलेटेड ऐसे कंसेप्ट पूछे जाने। और वेलोसिटी जो होती है nth ऑर्बिट में सर, उसको हमने डिस्कस करा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे। और भी क्वेश्चन आप करना। आगे वाले लेक्चर में सर हम इस पे जो टाइम पीरियड होगा, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनका एंगुलर मोमेंटम, इनका इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट, इससे रिलेटेड, और टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जहाँ तक हो पाएगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो आप अब लास्ट में जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है, नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।